CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। तो अभी तो इंतज़ार करिए, देश की जनता को मैं ये आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी इंतज़ार करिए जब तक आप लोगों का बाप पंखे से झूल ना जाए, जब तक आपकी माता की किडनियाँ निकल के आप उसका रोटी ना खाएं ना, तब तक आप मोदी भक्ति करते रहिए और इंतज़ार करिए। ज़्यादा समय नहीं बता, बस कुछ महीनों में ना ये हालत आपके होने वाला है इस देश में। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज चैनल में स्वागत है। आपको एक ऐसे मोदी भक्त से मिलाने जा रहे हैं जो योगी और मोदी जी का भक्त हैं। यानी जब सुबह होती है तो पहले उनके मुंह से योगी और मोदी जी के खिलाफ गाली निकलती है, उसके बाद उनके दिन की शुरुआत होती है। काफ़ी फेमस चेहरा है, आप उन्हें जानते भी हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उनके काफ़ी व्यूवर्स हैं। यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, हर एक राज्य का वो दौरा कर चुके हैं। या आप कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जब 370 धारा के ऊपर जब नया कानून लाया गया तब उन्होंने विरोध किया। ऐसा बहुत सारे अपने अपने प्रश्नों पे अपना जवाब उत्तर दे चुके हैं। उनका नाम है विनय दुबे। विनय दुबे जी मजदूरों के मसीहा हैं। आप तो अभी विनय दुबे जी का चेहरा देख के समझ गए होंगे कि विनय दुबे कौन है। यानी मजदूरों के मसीहा। जब मुंबई में लॉकडाउन लगा था तो मजदूर जब अपने गांव जाने के लिए बेताब थे, परेशान थे, तब विनय जी का एक सहारा मिला था। तब जाके विनय जी काफ़ी हाईलाइट हुए थे। मुंबई पुलिस की तरफ से सम्मन भेजा गया, अरेस्ट किया गया, वापस बाइज्जत बरी होकर घर पे आए। लेकिन अब का जो मुद्दा है, इस वक्त का जो मुद्दा है वो काफ़ी अलग है पहले से, और अब से बहुत काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। काफ़ी कुछ बदल चुका है, चुनावी समीकरण जुड़ चुका है। इस सब मुद्दों पे विनय जी से बात करेंगे। विनय जी, सबसे पहले तो आपका CEN चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भैया। मैं जानना चाहूँगा कि मोदी भक्तों के लिए पहले सबसे पहले क्या संदेशा देना चाहेंगे, क्योंकि जब आपकी न्यूज़ लगती है किसी भी चैनल में, CEN न्यूज़ में लगे या किसी में हो, तो मोदी भक्त ना आपके एक एक शब्द को शुरू से लेके लास्ट तक देखते हैं कि आगे वो आपके उस न्यूज़ में कमेंट कर सके, कुछ बोल सके। देखिए, वो इतनी गिरी हुई जमात है ना कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं जब उन्हें अंडुले और अंडभक्त कहता हूँ तो उसका कुछ कारण होता है। वो इंसान जिसको आप कितना भी समझा लो, कितना भी नहला दो, जैसा एक सूअर होता है ना, उसको कितना भी शैम्पू वम्पू लगा लो, चाहे गार्नियर का लगा लो, चाहे कोई भी ब्रांड का लगा दो, वो सब नहा धो के एकदम पवित्र होके गू ही खाएगा। वो संडास में ही जाके लपटेगा और वहीं पे पी लेगा। तो ये जो अंडभक्त हैं ये भी उनकी कैटेगरी के ही आते हैं। एक तरह से सुअरों की नई प्रजाति है जो भारत में ईजाद हुई है 2014 के बाद से। और इनका काम सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो नफ़रत का गू है वो खाना और दूसरे को भी खिलाने की कोशिश करना। लेकिन हम इंसान हैं सर, हम अनाज खाने वाले लोग हैं, और जहाँ तक हमारी कोशिश है इन जैसे को ठीक करना हमें आ गया है। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है या जिस तरह से देश को एक तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हम लोगों की कोशिश है एक सेक्युलर जो फैब्रिक है भारत का वो मेंटेन रहे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था कि भारत देश जो है अंग्रेज़ों का गुलाम था, लेकिन अब भारत की देश की जो समीकरण बनते जा रही है, यानी जो स्थिति बनते जा रही है, कहीं ना कहीं बिजनेसमैन अडानी अंबानी का आने वाले दिनों में गुलामीगिरी करेंगे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि पोजीशन जिस तरह एयरपोर्ट जा रहा है, रेलवे जा रही है, हर जगह पे अडानी का नाम दिख रहा है। सरकार भी उन्हें काफ़ी बड़े हद तक मदद कर रही है। इस पर क्या आपकी राय है? अभी तो कुछ भी नहीं गया है सर, अभी तो लोगों की किडनियाँ निकालने का नौबत आ गया है। घर में राशन नहीं है, गहने गिरवी रख कर लोगों से उधारी लेके ज़िंदगी जिया जा रहा है। तो ये सब मोदी जी का जो बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिजनेसमैन तो ऑब्वियसली उनको ही करेंगे, क्योंकि जब 2014 का चुनाव में जो करोड़ों खर्चा हुआ, मेरा जो एक अंदाज़न आंकड़ा है 20,000 करोड़ के आसपास का सिर्फ मोदी जी का कैंपेन हुआ है। वो पैसा मोदी जी की हैसियत थी कि उनकी औकात है क्या 20,000 करोड़ रुपया खर्चा करना, कौन करेगा? और जो पैसा लगाएगा वो वसूली तो करेगा ना। अडानी जी चाहे अंबानी जी चाहे जिसने भी, मैं व्यक्तिगत तौर पे नाम नहीं ले रहा हूँ, बट किसी ने पैसा लगाया है वो अपनी वसूली करेगा। वो किससे वसूल करेगा? आपसे, मुझसे करेगा। मोदी जी के बाप दादा थोड़ी इतने बड़े रईस थे कि लाखों के जायदाद छोड़ के गए, वो बांट रहा है बंदा। वो आपकी मेरी बनाई हुई चीज़ें बांट रहा है, और अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? तो अभी तो इंतज़ार करिए। देश की जनता को मैं ये आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी इंतज़ार करिए जब तक आप लोगों का बाप पंखे से झूल ना जाए,
जब तक आपकी माता की किडनियाँ निकल के आप उसका रोटी ना खाएं ना, तब तक आप मोदी भक्ति करते रहिए और इंतज़ार करिए। ज़्यादा समय नहीं बताया, बस कुछ महीनों में ना ये हालत आपके होने वाले हैं इस देश में। जब देश की परिस्थिति जो है, हालत जो है काफ़ी नाजुक हो चुकी है। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है विधानसभा, मेढक के जैसे सभी लोग उतर आए हैं बाहर, तालाब के बाहर जैसे मेढक निकल के टाँव टॉर करते रहते हैं, उस तरह इस वक्त यूपी का हलचल है। समीकरण यूपी का देखा जाए, लेकिन मोदी भक्त इतना सब कुछ होने के बाद भी योगी और मोदी जी को चाहने वाले जो लोग हैं, उनका साफ साफ कहना है कुछ भी कर लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन आएगा तो योगी और मोदी ही। एकदम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो एकदम सही कह रहे हैं। आएगा तो मोदी और योगी ही, बट वो सड़क पे आएगा। वो आधा ही आपने डायलॉग दिखाते हो, पूरा तो दिखाते नहीं हैं आप लोगों को सिर्फ आधा पार्ट दिखाया जाता है। आप चाहे कितना भी पिछवाड़ा रगड़ लो, मोदी विरोधी हो, आएगा तो मोदी 100% आएगा मोदी भाई, मैं भी बोल रहा हूँ आपको। लेकिन वो सड़क पे आने की बात की जा रही है कि यूपी में जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पे योगी और मोदी की सरकार आएगी, ये मैं कह रहा हूँ। देखिए सर, ये जिसके भी मन में ये चीज़ चल रही होगी कि वापस योगी जी रिपीट कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि नीम का जो पत्ता होता है उसको थोड़ा मसल लीजिए, उसके बाद में भालू का दांत, बंदर के थोड़े से बाल और 2-4 और जड़ी बूटियां हैं हिमालय से, वो लेके उसको पिघला के उसको खून डाल लीजिए। तो भी आप कितना भी बोल लेंगे ना, तो ये मोदी योगी का सपना हो गया सर। देश समझ चुका है। आज जिन लड़कों ने इन्हें वोट दे के आज सत्ता दी योगी जी को, आज वो लखनऊ की सड़कों पे लाठियाँ खा रहे हैं। किस लिए लाठियाँ खा रहे हैं? वो अपने रोज़गार के लिए लाठियाँ खा रहे हैं। मेहनत कर एक गरीब परिवार का बच्चा 3 साल मेहनत करता है, यूपीएससी का और बीएड का तैयारी करता है। अपने भदोही के हम लोग हैं, हमारे लड़के इलाहाबाद जाके वहाँ हॉस्टल लेके पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं, लाखों लाखों रुपया खर्चा करते हैं, और परीक्षा देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। वो जिन्होंने लाखों रुपया गांव में ज़मीनें अपनी साहूकार के पास रखी होगी या एफडी तोड़ी होगी या कुछ किया होगा, 3 साल एक लड़के की मेहनत बेकार हो गई। अब वो सवाल पूछने जाए तो उसको लाठियाँ मिलेगा। अब वो लड़का, आपको क्या लगता है वो योगी जी को वोट करेगा? वो ना रास्ते पे चलते हुए खुजली करने वाले कुत्ते को वोट दे देगा, लेकिन भाजपा को वोट नहीं मिलने वाला है। और ये तादाद बहुत ज़्यादा है सर यूपी में। यूपी में तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन विकास भी तो ज़्यादा किया है योगी जी ने। अच्छे को सुधार दिया डंडा मार मार के। अच्छे जो डॉन लोग थे वो अभी जेल के अंदर हैं, तो अच्छे के पसीना भी तो उतार दिया है। मतलब उनको पसीना आ रही है अच्छे लोगों को। बहुत अच्छे से पसीना आ रहा है सर। मुख्तार अंसारी का पसीना हमने देखा, जिस तरह से ले आके उनको बोला गाड़ी पलटी हो गया, क्या उखाड़ लिया मुख्तार अंसारी का? आतिक अहमद का क्या बिगाड़ लिया इन्होंने? विजय मिश्रा और जैसे लोगों का क्या कर रहे हैं ये लोग? कौन सा इतना बड़ा तोप मार लिया? एक बात बताइए, आपके पास 1 लाख करोड़ की संपत्ति है, आपने 500 रुपये का घर तोड़ के आप अपनी वाहवाही कराएंगे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। वो बंदे का आज तक आपने अगर समझो उसको फांसी की सज़ा हो गई होती, वो लटक गया होता, तो मुझे लगता। मुख्तार अंसारी तो जेल में है, जेल की रोटियां खा रहे हैं, लेकिन विकास दुबे की बात करें तो आज विकास दुबे भी जेल की रोटी खा सकते थे अगर एक ब्राह्मण को। यही चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि योगी जी ने केवल ब्राह्मणों की हत्याएं कराई है। खुशी दुबे जो सिर्फ 3 दिन पहले शादी होके आई विक्रू कांड के पहले, उसकी क्या गलती थी? वो आज जेल में है। बाकी आप ले लीजिए, अभी एक कोई चेयरमैन पद की कोई मिश्रा करके थी, उसकी डेथ हो गई, जबकि बेल हो चुका, उसको बेल नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं सिर्फ 2 लोग टारगेट पे यूपी में मुझे लगते हैं। मतलब ब्राह्मण भी गुस्से में इस वक्त उत्तर प्रदेश में। मत रहिए, मेरा क्या लेंगे सर? आप ब्राह्मण है, जाइए वोट दीजिए। कल का आपका बच्चे का जब इनकाउंटर होगा, काहे किसी ठाकुर का काहे नहीं इनकाउंटर हुआ वहाँ पे? काहे किसी मुस्लिम का इनकाउंटर नहीं हुआ? मारा कौन गया? विकास दुबे। अब आपके बच्चे का नंबर है, आपकी घर की बेटी खुशी दुबे जेल में है, तो मत दीजिए यार। मेरे बाप का क्या जाता है? मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, मेरा काम है जागरूक करना। अगर नहीं देना वो आपकी मर्जी है, मत दीजिए। कल जब आपका बेटा मारा जाएगा, आपके बेटे का इनकाउंटर हो जाएगा, कस्टोडियल डेथ हो जाएगी, तब रोना। मैं एक ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे लोगों को देखता हूँ आंख बंद करके। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, आपका तो नाम रख दिया गया है कि विनय दुबे की जगह पे आपको मुस्लिम नाम आपको नया दे दिया गया है। मुसलमानों के मसीहा आप बन के घूम रहे हैं। भैया चाहे उनको देखिए, अभी क्या होता है, 2 जन का आप झगड़ा छुड़ाइए, आप कहीं मारा मारी हो रही, चले जाइए और बोलिए भाई छोड़ दो, तो एक आपका दोस्त होगा, एक आपका दुश्मन होगा। आपको बीजेपी के, मैं ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं मानता हूँ। पहली बात, बीजेपी के जो ब्राह्मण हैं ना, वो दलाल और तलवे चाटने वाले लोग हैं। वो अपने माई बाप को ना गिरवी रखाएंगे बीजेपी के नाम पे। तो ऐसे लोगों को ना ब्राह्मण ना बोले तो अच्छा है। ब्राह्मण कौन है? मेरे भदोही चले जाइए, अमरीश तिवारी को मिल लीजिए। इतना बढ़िया काम करने वाला लड़का, जो भी हर चीज़ पे आवाज़ उठाता है। मेरी अच्छी दोस्ती है, वो कभी मुझे उसने नहीं बोला कि विनय भाई हम आपको गैर मानते हैं। वहाँ पे हरिशंकर तिवारी जी से मिल लीजिए, साथ में हम बैठ के खाना खाते हैं। आज वो समाजवादी चले गए तो क्या हुआ? बट वो ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ है। हम लोगों का एक अपना जात बिरादरी अपनी जगह, लेकिन जब भारत देश की बात आती है तो मैं एक भारतीय कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा कि ब्राह्मण से ज़्यादा।
लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार योगी और मोदी जी की आनी बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने अभी कहा कि अभी समाजवादी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ऐसे सुभाष पासी हैं, सुभाष पासी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, अभी इस वक्त बीजेपी में हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में तो बड़ी संख्या में लोग जा भी तो रहे हैं ना, क्योंकि अरे सर अभी आचार संहिता लागू तो होने दीजिए ना। मैं ओम प्रकाश राजभर जी के बहुत करीब हूँ, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी विचारधारा बहुत तगड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ 70 से 80 एमएलए राजभर जी के कांटेक्ट में हैं। जैसे ही आचार संहिता लागू होगी देखिएगा ना भगदड़ उसके बाद, और फिर मुझे आप बोलिएगा कि जो जीत के आ रहे हैं। ज़्यादा पुराना मत जाइए। अभी कल ही बीजेपी के नाक में दम लगा के कल ही का मैं आपको घटना बता रहा हूँ। कल 2 सभाएं हुई हैं, एक गोरखपुर में मोदी जी की हुई है, एक मथुरा में अखिलेश यादव की हुई है। आप दोनों वीडियो उठा के चला दीजिए साथ में और देख लीजिए फ़र्क। अखिलेश यादव के सभा में अपार भीड़ हो रही है और मोदी जी के यहाँ पे कुर्सियों से लोग उठ के जाते हैं। जैसे ही मोदी जी आके कहते हैं मित्रों, पब्लिक चलना चालू, थक गई है यार, एकदम थक गई है पब्लिक उनकी। जो बोलते हैं ना तोता चाल बोलना वाला होता है, जो मेरे भाषा में बोले तो बकचोदी, वो आते हैं बकचोदी करेंगे चले जाएंगे, तो उससे पब्लिक ऊब चुकी है। अब काम दिखाइए, करने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, सिर्फ थाली बजवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ अभी नया थाली लेना है क्या? नया कोरोना वर्जन आया है भाई साहब? अच्छा, अभी हाल ही में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि जिस तरह राम मंदिर बनाया जा रहा है, जिस तरह उत्तर प्रदेश वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो मंदिर बनाया जा रहा है, उसी के तर्ज पे आप यहाँ कृष्ण भगवान की जो जन्मभूमि है वहाँ पे मस्जिद की जगह पे मंदिर बनाया जाएगा, इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, ये कितना इस वक्त चुनाव में या स्टंटबाजी है या क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मौर्य जी ने अपने मुंह में आया वो हक दिया। एक होता है ना तोता, आप एक घर में तोता पालते हो, उनको पाला हुआ तोता है उत्तर प्रदेश का वो आदमी। सिर्फ वो जो मालिक बोलेगा वो टर वो बोलता रहेगा, उसका खुद की ज़मीन है क्या कुछ? अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता तो वहाँ मोदी जी के सामने कल का 2-3 दिन पहले का फ़ोटो देखिए आप, जब इनको दिल्ली बुला लिया गया और इनकी जो बड़बोलीपन है उसको लेके वहाँ फटकार लगाई, वो कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे बुला के मौर्य जी को बहुत तबीयत से दिया है, एकदम हाथ जोड़े वाली पोजीशन में बैठे थे वहाँ पे जाके। तो चीज़ें ये है ना कि आप 4 महीने का खेला है, अब उसमें कुछ करना है। ये क्या दिखाएंगे? वो क्या दिखाएंगे कि हिंदुओं में जिस तरह से नदियों में, गंगा नदी में लाशें कुत्तों ने नोचा, वो दिखाएंगे? या वो दिखाएंगे कि जिनके घर के बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर गए? क्या दिखाएंगे? वो दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के लड़के महाराष्ट्र और गुजरात में किस तरह से मार खाते हैं नौकरी ले जाके, गुजरात के लोग किस तरह से मारते हैं, मराठी किस तरह से मारते हैं, ये दिखाएंगे वहाँ के लोग। अभी बाकी सब छोड़ दीजिए, नीति आयोग की अभी रिपोर्ट आई है ना, सबसे गरीब जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाती हैं कि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो वही रटा रटाया फिर से 30 साल बर्बाद करने का समय, जैसे बाबरी अयोध्या में 30 साल गए हैं, आप भी थे, हम भी था, अब वापस 30 साल की तैयारी है। लेकिन अब आप समझ जाइए कि देश की जनता, यहाँ तक कि साधु संत भी नहीं चाहते हैं किस तरह का वापस कोई धार्मिक कोई बवाल हो। और सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का दिया था जजमेंट, उसमें क्लियर मैंडेट, ये क्लियर एक ऑर्डर दिया गया था, वो क्लॉज शायद कोई मीडिया चैनल नहीं दिखाता है, उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि आज के बाद से इस तरह के कोई भी विवादित ढांचे न तोड़े जाएंगे, न चीज़ें की जाएंगी, और आज के बाद कोई भी कार्रवाई इस तरह की नहीं होनी चाहिए देश में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, तो इनके पास करने के लिए तो कुछ है नहीं। अच्छा, लास्ट जो बिहार में चुनाव हुआ था, लास्ट टाइम आप बिहार में थे और चुनाव प्रचार में थे, तो क्या इस वक्त डर के मुंबई में रहने वाले हैं या यूपी जाएंगे आप समर्थन देने के लिए अखिलेश यादव जी को? देखिए, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन जनता को जागरूक करता हूं। रही बात व्यक्तिगत तौर पे, मैं पप्पू यादव जी के भी मंच पे था, क्योंकि पारिवारिक एक पर्सनल संबंध है मेरे, राजभर जी के साथ अच्छे संबंध है। आप पहले ऐसे वीडियो हैं जहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीबन 100 से ज़्यादा मेरी सभाएँ हैं, जो समाजवादी ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी जी के गठबंधन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और उस गठबंधन की मेरी जो सभाएं होंगी वहाँ होंगी, 100 के ऊपर सभाएं करूँगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी और राजभर जी का जो गठबंधन है वो सरकार बना रही है। मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अगेंस्ट जितनी पार्टियाँ हैं वो सब आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे अब? सर, मेरे भाषणों का आप इतने पॉपुलर नेता बन चुके हैं, लोगों के चहेते बन गए हैं, आपके इतने व्यूवर्स हैं, तो मतलब उनके स्टेज पे आप जब जाके अपील करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा तो उनको हो रहा है। अपील नहीं करूँगा सर, वहाँ पे तो जाके एकदम तूफ़ानी तौर पे ना इनकी धज्जियाँ उड़ाऊँगा। अपील अपने बस का नहीं है, हम लोग थोड़ा दंगाई टाइप लोग हैं सर। मुझे वो प्यार की भाषा, पत्र व्यवहार, लव लेटर भेजना नहीं आता है। तब दंगाई करेंगे तो आपका भी इनकाउंटर हो जाएगा। भैया,
अगर इनकाउंटर करने से इस देश में मेरा कुछ भला होता है, या मेरी शहादत या मेरी बलि देने से अगर किस देश में इन जैसे नफरती लोगों का अगर समापन होता है, तो मैं खुशी खुशी छाती पे गोली खाने को तैयार हूँ। और आपके वीडियो के माध्यम से योगी जी को कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि विनय दुबे ने आपके नाक में दम करा दिया है, मैं बिंदास, आप गोली मारिए, मैं गोली खाने के लिए बैठा हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात आप स्पष्ट लीजिए, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाते रहूँगा। उनके अंध भक्तों को जहां मिलेंगे वहां चुनाव में तो वो हालत करूंगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वहां पे किस तरह से मैं धज्जियां उड़ाऊंगा यूपी में। अगर आपके पास अभी भी टाइम है 4 महीने का, उठा के जेल में डाल दीजिए, आपकी जान बच जाएगी। मतलब आप कुछ जेल में डालने से आप उनकी मेरी आवाज़ बंद कर देंगे, लेकिन जमानत लेके आऊँगा, फिर मंच पे जाके फिर चिल्लाऊंगा। जब जब आप मुझे रोकोगे तब तब मैं और तेज़ी के साथ। अच्छा, चलिए, एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है इस वक्त का, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किसान बिल को लेकर जिस तरह मोदी सरकार बैक हुई है, यानी पीछे आई है, मोदी सरकार ने किसान बिल को वापस ले लिया है। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी किसानों के साथ दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे, हर एक बॉर्डर पे आप थे, कंधे से कंधा मिलाकर आप उन घोषणा कर रहे थे, और इस बिल को वापस लेने की आप बात कर रहे थे। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मैंने बात नहीं की थी। मैं वहाँ पे गया, उनको समर्थन किया था, और एक स्टेटमेंट मैंने वहाँ पे ऑफिशियली तौर पे दिया था कि बिल तो इनका बाप भी वापस लेगा। और मैंने दावा किया था, चैलेंज किया था नरेंद्र मोदी सरकार को, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मिनिस्ट्री को कि आप में अगर दम होगा ना तो ये बिल वापस मत लेना। हमको पता है ये बिल वापस कैसे कराना है। हम इतना आंदोलन, अभी काहे उनको गुलामी हो रही है, माफ़ी मांगे फिर रहे हैं, संसद भवन में इमोशनल हो गए, क्यों हो रहे हैं? 700 लोग हमारे मारे गए सर। चलिए, बिल तो ये वापस होना ही था, इसमें कोई शंका ही नहीं थी कि बिल वापस, ये तो मोदी नहीं लेते, कोई दूसरा आता वो भी लेता वापस, बिल तो जाना ही था वापस। लेकिन जो 700 लोग मारे गए हैं उसका हिसाब क्या? उसका हिसाब यही है कि अब इनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। वो शहादतें हम बर्बाद नहीं होने देंगे, और ये कोई घर नहीं जाएगा यहाँ पे। आप पूरी चीज़ें एक सिस्टमेटिक तौर पे कर लीजिए, उसके बाद अब आपका एक ही हमारा ये है कि इनको गद्दी से उतारना है, सड़कों पे खड़ा करना है, और जो इनकी औकात पहले थी वापस इनको लेके आना है 2 सीटों पे। और ज़्यादा नहीं, 4 साल के अंदर अंदर आप ये चीज़ बदलाव देखेंगे। जनता खोज खोज के इनके कार्यकर्ताओं को, इनके नेताओं को कुर्ता फाड़ पेलेगी। इन्होंने ये जो हालत की है ना देश में, हर घर में मौतें हुई हैं, हर घर में लोग आज भुखमरी की हालात में हैं, नौकरी नहीं है, आखिर गुस्सा कहाँ निकलेगा? मैं तो निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिले, उनको माला डाल के स्वागत करके पहले पेलिए कायदे से उनको, उसके बाद दूसरी बात की जाएगी। विनय दुबे जी, किसानों का जो मुद्दा है, खैर 700 के ऊपर किसान शहीद हो गए, लेकिन आज उनके परिवार की हालत क्या है, उसका जवाबदार कौन है? क्योंकि किसान तो गुजर गए क्योंकि अपनी मांग को लेकर, लेकिन आज उनके परिवार को, उनके परिवार का एक सदस्य चला गया, किसी का एक बेटा चला गया, किसी का एक पति चला गया, किसी का एक बाप चला गया। उनके परिवार वालों के लिए अभी क्या होगा? कैसे वो लोग अपने घर को चलाएंगे, या कैसे अपनी किसानी करेंगे, कैसे अपने रोजगार को चलाएंगे? इसका ये सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में, उसका क्या होगा? अब किससे जवाब पूछ रहे हैं सर? हम किससे उम्मीद लगा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ये हल करेंगे, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी, तो माफ़ी मांग के साइड हो गए। भाई साहब, घर छोड़ के भागा हुआ इंसान, जिस समय एक जवान लड़का अपनी माँ को संभालने का जब नौबत होता है, उनकी माता जी क्या करती थी, खुद बोले हैं मंचों पर कि मेरी माता जी घर घर जाकर बर्तन धोती थी। एक लड़का होने के नाते मेरे रहते हुए मेरी माँ अगर घर पे जाके किसी दूसरे के बर्तन धोए ना, तो वो मेरी नाकामी, मेरी असफलता है। शादी हो गई, पत्नी छोड़ के चले गए। जिसने कभी बच्चा नहीं देखा, जिसने कभी परिवार नहीं देखा, वो इंसान से आप ये उम्मीद करोगे कि वो किसानों के परिवार के बारे में सोचेगा? किसान तो बहुत दूर की बात है, भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवार के बारे में वो आदमी नहीं सोच रहा है। ज़्यादा पीछे मत जाइए, 4 साल पीछे चले जाइए ना। कासगंज में एक लड़के की हत्या हो गई थी तिरंगा यात्रा में। चंदन गुप्ता, राष्ट्रवाद हिंदुत्व के नाम पे बहुत ज़ोर शोर से सारे नेता गए, आज उसकी माँ रो रही है। एक न्यूज़ चैनल पे उसका इंटरव्यू देख रहा था कि स्वतंत्र देव सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहता है कि अरे ऐसी हत्याएं होती रहती हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां पर भी हिंदू मुसलमान कराना हो, और अगर वहां पे कोई हिंदू मरा होगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो हत्या किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ही की होगी। क्योंकि ये लोग ना किसी भी हद तक जाने के लिए अपने ही लोगों की लाशें गिरा देते हैं। आज चंदन गुप्ता रो रहा है, कल आपके परिवार का बच्चा रोएगा। तो ऐसे जो बे औलाद हैं, जिनको किसी परिवार, किसी फीलिंग्स नहीं है, योगी जी के अंदर क्या फीलिंग्स है?
उनके पिताजी को मुखाग्नि नहीं दी गई। चलिए मैं मानता हूँ महंत में, नाथ समुदाय में होता है कि एक बार आपने परिवार संसार त्याग दिया तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी बाप है यार, वो आपको पैदा करके इस लेवल पे बिठाया कि आप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, कुछ तो फीलिंग होनी चाहिए ना। एक आंसू उसके लिए नहीं निकला उस आदमी का, कितना भी बड़ा महंत हो यार, माँ बाप के लिए तो तकलीफ होती है। जब इस तरह के बिहेवियर मैं देखता हूँ तो मैं इनसे क्या उम्मीद करूँगा, ये 700 लोगों का करेंगे। 7 लाख लोग भी मर जाएंगे ना तो भी इनको कुछ पसीना नहीं आएगा, क्योंकि उनको क्या पता चलेगा घर उजड़ने के बाद एक माँ के ऊपर क्या बीतती है। एक जवान बेटा अगर मर जाए तो उस बूढ़े बाप पे क्या बीतेगा, उनको क्या पता है। और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना, वो 700 हत्याएं और जितनी भी हत्याएं इस देश में हो रही है, नफरत हो रही है ना, ये सारे के सारे वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने वो कमल के बटन पे बटन दबा के इनको जिता के बिठाया है। मतलब यूपी चुनाव में किसान इसका बदला जरूर लेंगे। भाई साहब हल पिछवाड़े डाल दिया है, मुंह से आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ तक पहुँचा है हल्का उसका जो मूड होता है। इसी के लिए तो भागते भागते फिरे पड़े हैं, माफ़ी मांगे की रहे हैं। योगी जी अलग चल रहा है, इनका अलग चल रहा है। अब बोलिए ना, चाहे बिल चाहे जो कर लो, बिल वापस नहीं होगा, काहे ले रहे हैं। अभी तो किसान ने शुरू भी नहीं किया है सर, अभी 2000 आचार संहिता चालू होने दीजिए, उसके बाद देखिए ना आप। अच्छा, जिस तरह किसान आंदोलन था, किसानों लोग का बिल वापस लिया, तो सीए एनआरसी भी हो सकता था, क्योंकि कोरोना का एक मुद्दा बनाया गया और शाहीन बाग को खाली करा दिया गया। मैं अभी भी कहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, अगर ये सही में एक बाप की औलाद है ना, CA-NRC मत वापस लें, मत लें। हम लोग किसान आंदोलन में भी कहते थे कि अगर एक बाप की औलाद हो तो मत लेना वापस, हमको पता है कैसे वापस कराना है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप अपना काम करो। कौन से मुसलमान का क्या उखाड़ लिया इन्होंने। CA-NRC इतने बड़े चौड़े होके लाए थे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कितने मुसलमानों को इन्होंने जेल में डाला, या कितने मुसलमानों कितने हिंदुओं को लेके आए हैं, कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। तो CA क्या पापड़ बेलने के लिए लाया था। इतना पैसा, इतना समय, इतना एनर्जी देश का बर्बाद हुआ। संसद भवन का 1 घंटे का खर्चा कितना है सर, करोड़ों में है। कितने सेशन CA-NRC पे लिए गए, क्या उखाड़ लिया सरकार ने। और कौन से मुसलमान, आज मुसलमान बिरयानी खा रहा है घर पे बैठ के, कौन परेशान है यहाँ पे। आप मुझे एक लाश बता दीजिए जिस मुसलमान की लाश को कुत्ते ने नोचा हो, मैं आपको 100 ऐसी लाशें नदियों में बहता दिखा दूंगा जिसको हिंदू की लाशों को नोचा गया है। ये हिंदुओं की सरकार है। तो CA-NRC के आप इससे और बड़े कायदे, UAPA ला दिया, बहुत सारे मुस्लिम लड़कों को उठा के जेल में डाल दिया, क्या उखाड़ लिया उनका। आज सब जमानत, धीरे धीरे जमानत पे सब बाहर आ रहे हैं, अपने मुंह पे थुकवा के ले रहे हैं, कोर्ट गाली दे के बेल देती है। ने ये कंप्लेन बनाई है, उनकी लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बट कोर्ट यही कहना चाहती है। ये ने ये कंप्लेन बनाई, इसको उठा के जेल में डाला है। अभी 2 दिन पहले योगी जी जिस UAPA को बहुत शान से गाते फिरते थे कि यहाँ बुलडोजर चल जाते हैं, ये हो जाता है, उन्हीं के मुंह पे कोर्ट थूक के चला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। 9 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया UAPA में, पुलिस के पास सबूत नहीं है। तो ये तो हालात हैं इनके। मुसलमानों को आप थोड़े टाइम के लिए परेशान कर सकते हो, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है ये सरकार। प्रोपोगेंडा इस लेवल पे दिखाया जाएगा कि मुस्लिमों को हमने दबा के रखा है। कहीं दिखा दीजिए मुस्लिम दब के रह रहे हैं। आज भी उनके घर पे चिकन मटन। अच्छा, सबसे ज़्यादा सैनिक जो शहीद हुए हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद शहीद हुआ है। लेकिन मोदी जी तो पाकिस्तान को कट टू कट जवाब देने वाले थे। सर अगर एक सर कटेगा तो 100 सर काटेंगे, एक को मारोगे तो 100 को मारेंगे। आज कौन चूतिया बोला ये सब? मोदी जी नहीं बोलते थे? नहीं, वो नहीं, मैं और कौन बोला है ये चीज़। देखिए ऐसा होता है ना कि आज मैं अगर पाकिस्तान के लिए कुछ कह दूं कि हमारा छोटा भाई है, अच्छे से हम प्यार संबंध से रहेंगे, अब ये बिल बनाने लगेंगे, पाकिस्तानी बन जाएंगे। लेकिन यही नरेंद्र मोदी वहाँ जाके बिरयानी खा लें घर में बैठ के। इमरान खान और जो भी थे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, शरीफ जी, उनके घर पे जाके ये बिरयानी खा लें, ये कट्टर देशभक्त, ये राम भक्त नहीं। वो तो 2 देश के प्रधानमंत्रियों का एक साथ। तो भाई साहब, हम 2 देश के नागरिकों का अपना भाईचारा गलत है? नेता संबंध रख ले वो सही है, वो आपसी देशों में जाके एक दूसरे के भात चावल दाल खा ले, शॉल उड़ा ले, वो ठीक है। और हम सिर्फ इतना कह दें कि हमें झगड़ा नहीं करना है, अब शांति से रहना है, तो भाई मैं पाकिस्तानी मुल्ले की औलाद, पाकिस्तान चला जा। और इनका बाप वहाँ जाके बिरयानी खा ले, वो देशभक्त भाई साहब, उनके जैसा राम। पाकिस्तान भेज रहे हैं तो चले जाइए ना पाकिस्तान। भाई मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे वीज़ा दे दीजिए, निकल जाता हूँ, क्या तकलीफ़ है। मैं पाकिस्तान का है, मुझे USA का दे दीजिए, आराम से जाके बस जाओ। भाई किसको नहीं तरक्की चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है ना कि आप अगर जो चीज़ कह रहे हो उसे दिखाओ भी तो। आप एक तरफ कह रहे हो कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, एक हमारा सर काटेगा तो 10 काट के लाएंगे। हेमराज का सर कटा था ना, आज तक वो 10 सर वापस नहीं आए हैं। हेमराज की पत्नी आज भी रो रही है कि मेरे पति का जो बदला लेना था वो नहीं ले पाया। कैसा लेगा ये आदमी यार, ये अपने शहीदों को कुर्बान करेगा।
पुलवामा में किया। इनको रात के अंधेरे में पता चल जाता है कि वहाँ 350 किलो का RDX आया था, 350 लोग 400 लोग एयर स्ट्राइक में मारे गए। रात के अंधेरे में 10 मिनट में आंकड़ा आ गया। पिछले 1 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा है, इनका आंकड़ा इनके पास नहीं है। संसद में बैठ के गृह मंत्री हमारा बोलता है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। शर्मिंदगी आती है ऐसे लोगों पे सर। ऐसे ऐसे नमूने हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन के बैठे हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब तो योगी जी, अगर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आएगी तो राम मंदिर भी बन के तैयार होगा और आगे फिर कुछ बड़ा विकास देखा जाएगा वहाँ पे। आप कितना भी विरोध कर लें, जो बीजेपी भक्त हैं वो तो माला सर राम मंदिर भव्य बनेगा, कोई शंका नहीं है। इस देश का मुसलमान भी चाहता है कि राम मंदिर की भव्यता बनी रहे। दिक्कत कहाँ है सर? दिक्कत यह है कि राम मंदिर का समर्थन जिस दिन मुसलमानों ने किया ना, उस दिन इनके पिछवाड़े ना बवासीर हो गया कि अब क्या लड़ाएंगे। जिस दिन पत्थर रखा गया वहाँ पर शरीफ चाचा को भी इनवाइट किया गया, मोहम्मद शरीफ को, अब जाके पद्मश्री दिया गया है। वो मुस्लिम व्यक्ति जो मुस्लिम काश्तकार थे जिन्होंने अपील की थी, उन्होंने उनके परिवार को आमंत्रित किया गया। मुस्लिमों ने खुला समर्थन दिया कि हमें झगड़ा ख़त्म करना है सर, 30 साल देश के बर्बाद हो अब नहीं चाहिए। अब इनकी पिछवाड़े बवासीर हो रहा है, अब नया क्या करें? तो ले आए मथुरा। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे जितना भी ये पिछवाड़ा रगड़ लें, अब इस देश में ना हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। अब आज का लड़का आंदोलन कर रहा है किसके लिए? अब 2 आंदोलन साथ में देख लीजिए। मथुरा में घोषित हुआ था कि 6 जनवरी को हम आएंगे, मस्जिद के अंदर जलाभिषेक करेंगे। एक कुत्ता दिखा क्या वहाँ पे? सिंगल कुत्ता वहाँ पे नहीं दिखा। चुनाव आते ही इस तरह का भड़काऊ भाई मैं वही कह रहा हूँ, 4 महीने का भभकता दिया है। दिया में जब तेल खत्म होने लगता है तो रुई जलती है और भभकता है। बस वही हालत समाज भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के हैं। बस आपके वीडियो के माध्यम से उन तमाम उनके योगी जी के चाहने वालों को और साक्षात योगी जी से कहना चाहूँगा कि चुनाव के बाद किसी भी सदन में रोइएगा मत, जैसा लोकसभा में रोए थे कि हम पे अत्याचार हो रहा है, हम पे ये हो रहा है। कि जैसा जो बोता है ना वैसा खाता है। जो आपने पिछले 5 साल में किया है ना, वो वापस करने का समय आ रहा है। बुलडोज़र इस सरकार के पास भी होगी, UAPA इस सरकार के पास भी होगी। सारी चीज़ें जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया है ना, वो हथियार हमारे पास भी होंगे और इससे तगड़े तरीके से ना इसका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह बिहार में खींचतान के वापस बीजेपी की सरकार बन गई, बनाइए सर। मैं एक चीज़ जानता हूँ, हर सूर्योदय का सूर्यास्त होता है, कोई सूर्योदय हमेशा के लिए नहीं होता है। तो जो अपने अंदर ये समझ के चल रहा होगा ना कि मैं कभी नहीं चाहूँगा आजीवन अमर हूँ ना, तो रावण जैसे आदमी का नरसंहार हो गया। तो ये तो घास हैं सर, छोटे से घास। सबका समय आता है और अब योगी जी 2022 और 2024 नरेंद्र मोदी जी घर जाके बैठेंगे, अपनी बोरिया बिस्तर बांध ले, और उसके बाद जब जनता दौड़ा के कूटना चालू करेगी ना, तो छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगा इनको। 2022 की जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उसमें मोदी जी घर बैठेंगे ऐसा विनय दुबे जी का कहना है। उत्तर प्रदेश का जो अभी 2022 का जो चुनाव आ रहा है, इसमें योगी जी घर पे बैठेंगे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता आएगी? विनय दुबे जी ने जिस तरह कहा कि इनकी 100 सभा यूपी में है और 100 सभा में लोगों को संबोधित करने के लिए जाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट इस स्टेज पे खड़ा होकर बोलेंगे। अब देखना ये है कि युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, एक गरीब को उनके हक का घर कब मिलेगा। यहाँ तक कि यूपी सबसे बड़ा भुखमरी का देश है, यानी सबसे गरीब देश दूसरे नंबर पे भारत में कोई हो है तो उत्तर प्रदेश है। ये सब मसलों पे हमने विनय दुबे से जानने की कोशिश की, लेकिन विनय दुबे जी बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बार बार बोलते हैं। लेकिन देश के युवा भी अब समझ गए हैं कि जुमले वाली सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यानी कि जिस तरह किसान बिल को लाया गया था, वापस 1 साल खराब होने के बाद किसान बिल को वापस किया गया, 700 किसान शहीद हुए, लेकिन अभी तक किसान जो शहीद हुए उनके घर वालों को मुआवजा कब तक मिलेगा, उनके परिवार वालों को मुआवजा कब मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जिस तरह किसान बिल को वापस लिया गया है, क्या ठीक उसी तर्ज पर CA और NRC को भी वापस लिया जाएगा? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं काफ़ी लोगों के मन में। लेकिन आने वाले दिनों में किस तरह के बदलाव होंगे वो देखना होगा। लेकिन विनय दुबे जी ने साफ साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार योगी जी की सरकार बननी मुश्किल है।
यानी कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, बरसाती मेढक के जैसा नेता उभर के आ रहे हैं और फिर चुनाव के बाद अपने घर पे छुप जाएंगे और जनता जैस की तैस पड़ी रहेगी और उनका कोई माई बाप नहीं दिखेगा। विनय दुबे जी, एक चीज़ लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा, युवाओं की रोजगार की बात करें, हर रोज़ हजारों युवा रोड पे भड़क रहे हैं, ना तो उनके पास घर है, ना उनके पास जॉब है, और दिन भर जॉब ढूंढने के बाद जब घर पे जाते हैं तो वापस माँ बाप गाली दे के भगा देते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? सर कारण ढूंढिए इसमें कौन है, ये सारी चीज़ें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने बहुत बहुत स्वर्णिम रोजगार दे दिया। अगर स्वर्णिम रोजगार दे दिया होता तो महाराष्ट्र में लोग आके मार नहीं खाए होते। उत्तर प्रदेश, बिहार 2007 का संघर्ष हमने देखा, 2010 का संघर्ष देखा, 2017 का संघर्ष हमने देखा। यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, आपकी नियति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें अपने राज्य में बदलाव लाना है। हम बदलाव क्या कर रहे हैं? स्टेशनों के नाम। कहाँ से आएगा रोजगार? स्टेशन का नाम बदलने से आप कौन सा रोजगार लोग तो उसी में खुश है, नाम बदल जाता है। भैया, तो इसी के लिए तो मार खा रहे हैं यहाँ हमारे महाराष्ट्र में आके, गुजरात में जाके। काहे भीख मांग रहे हो? काहे नीति आयोग? नीति आयोग वो है जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंडर में चलने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी तंत्र है। उसने डिक्लेयर कर दिया कि दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी के मामले में। गरीब जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 38% है, जो इससे पहले की 27-26% थी, अब 38% होगी। तो इसका कारण देखिए क्या है। और आज तक का इतिहास में आप पूछते हैं ना कि ये बदलाव होगा, सिर्फ भौकाल मुंह से बोलने से नहीं होता है कि वहाँ पे चीज़ें बदलेंगी। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कारण ये है, जातिवाद अगर आप देखें वहाँ पर, तो ब्राह्मण समुदाय में एक 60% लोग आज भी समर्थन में हैं, लेकिन वो 40 टूटे हैं वहाँ से। राजपूत लोगों का ये समझते थे कि योगी जी राजपूत ख़ानदान से आते हैं तो राजपूतों की सरकार है। नोएडा के अंदर जब वहाँ पे राजा मिहिर भोज का जब अनावरण होना था, यही राजपूतों ने योगी जी के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड चलाया। जो राजपूत समाज से ही आते, वो खुद उनको अपना नेता नहीं मान रहा था उस समय। राजभर अपना नेतृत्व चाहते हैं, मुस्लिम ओवैसी जी के साथ अपना अलग नेतृत्व चाहते हैं, यादव जी अलग। इनको वोट कौन दे रहा है? मैं देखता हूँ न्यूज़ चैनल जो गोदी मीडिया है, वो ये 42% वोट पड़ रहा है, 38% वोट पड़ रहा है। बंगाल में तो 250 के ऊपर ले चले गए थे ये लोग, 75 पे हो गया ना, लंका ढह गई। यही चीज़ यहाँ पर होने वाला है। और दूसरा, बाकी जनता वोटिंग तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, मैं आपको एकदम सनसनीखेज, एकदम अंदरूनी जानकारी देता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, उसमें से 70% विधायक ये नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी वापस जीत के आए। और ये आंकड़ा 200 विधायकों के ऊपर है, जो सिटिंग एमएलए इस समय हैं बीजेपी में उनका, जिन्होंने योगी जी के विरोध में विधानसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन किया था। ये लोग खुद नहीं चाहते कि ये योगी जी वापस चुन के आए। उनको कुछ ना, देखिए क्या दिक्कत है, योगी जी ने सादा चीज़ अपने पास रख दिया है। आज राजभर जी जब हम लोग साथ बैठते थे, मैंने पूछा, सर इतनी अच्छी सरकार है, आज आप केंद्रीय मंत्री होते, सारा चीज़ अच्छा चल रहा था, काहे आपने रिज़ाइन कर दिया कैबिनेट से और चले आए वापस रास्तों पे झगड़ा करने के लिए? उनका एक शब्द था कि विनय जी, जब फाइल मैं जिस मंत्रालय का हूँ, उस मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर की औकात नहीं थी कि उस मंत्रालय के पेपर पे साइन कर ले। वो सारा पेपर योगी जी के ऑफिस से साइन होके आता था। हमारी क्या ज़रूरत है वहाँ पे? विधायक लोग आज रास्तों पे गाली खा रहे हैं पब्लिक से कि हमारा सड़क नहीं बना, वो खुले तौर पे कह रहे हैं कि हमें बनाने नहीं दिया जा रहा है, योगी जी कंट्रोल में है सब। पैसा कहाँ जा रहा है? जो सरकार की नीति है, टेंडर, सोचिए कि पैसा जा कहाँ रहा है, कौन अमीर हो रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके कारखाने बढ़ रहे हैं, किसके सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं। आज तो कल न्यूज़पेपर में देख रहा था कि अडानी जी को एसबीआई में लोन सैंक्शन करने के लिए 72% का स्टेक होल्डिंग दे दिया गया है। एसबीआई जो देश की सबसे बड़ी बैंक है, 22,000 से ज़्यादा जिसके ब्रांचेज हैं, उसको पार्टनर की क्या ज़रूरत है? अकूत पैसा उनके पास, वो सेना को पैसा देते हैं, वो भारत सरकार को उधार देती है। वो अडानी को इन्होंने अडॉप्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि किसानों को लोन देने के लिए। किसानों को लोन क्या दिया जाता है? सर आप भी भदोही से आते हैं, ज़मीन जायद आपकी भी खेती है, मेरी भी। हम लोग किसान जब वहाँ पे ऋण लेने जाता है, किस लिए लेता है? खेत पे अपने ज़मीन को दिखा के, ज़मीन का पेपर वहाँ पे रखता है। आप समझिए अडानी जी का नेक्स्ट प्लान क्या है? किसानों को लोन दीजिए, ज़मीन हड़प लीजिए, पूरी ज़मीन इनकी हो जाएगी। तो अभी तो उत्तर प्रदेश का, खास तौर पे उत्तर प्रदेश का जो किसान है ना, वो तो अभी गरीब, उनकी ज़मीनें छीनी जाएगी। और जेल कौन लेके जाएगा? इनके उद्योगपति मित्र। तो यही चीज़ हम लोग जागरूक करते हैं, बट इनको बत्ती जो है ना 4 साल के बाद जगती है।
मैं 2017 से इनका विरोध कर रहा हूँ। तभी भी तो बड़े डंके के साथ नाचते थे सड़कों पे, आज फिर रो रहे हैं। मैं आज भी इनका विरोध कर रहा हूँ 4 साल के बाद। मैं 4 साल पहले ऑटो से चलता था, आज जगुआर से चलता हूँ। 4 साल बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूँगा। लेकिन ये जो आज जो जय जयकार लगा रहे हैं ना, ये 4 साल पहले जॉब करते थे 25,000 रुपये की सैलरी में, आज भीख मांग रहे हैं। 4 साल बाद नहीं, ज़िंदा भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका बाप फांसी लगा चुका होगा। ये भुखमरी की हालत में प्रेशर में आके ट्रेन के नीचे कट जाएंगे या फांसी लगा लेंगे। मतलब बदलाव होना बहुत जरूरी है। बदलाव मेरा हो रहा है, इनका नहीं हो रहा है ना सर। भाजपा के कार्यकर्ताओं का बदलाव आप कर लीजिए। तिरंगा यात्रा में मरे हुए चंदन गुप्ता को जाके दे दीजिए कुछ उसके परिवार को। आज तक उसका परिवार 4 साल आने यहाँ भीख मांग मांग के तरस गया सर। वो क्या अपने कार्यकर्ताओं का जो नहीं हो, मेरा क्या होगा। अपने हाथ पे विश्वास रखिए, अपने आप को डेवलप करिए। हिंदू मुसलमान करके कुछ नहीं मिलने वाला। अपने परिवार के लिए, रोज़गार के लिए आगे बढ़िए, जितना सेल्फ डिपेंड हो सकते होइए। ये पार्टियाँ किसी के सगी नहीं है। एक छोटा सा निवेदन है सारे युवाओं को, खुद के लिए कुछ करिए, समय बचा तो समाज में काम करिए। मैं 90% काम अपने बिजनेस पे देता हूँ, सिर्फ 5% मैं सोशल मीडिया पे रहता हूँ, और वो 5% में पड़ी है। सोचिए मैं फुल 100% जिस दिन राजनीति या समाज सेवा में आ गया तो आप तो एकदम तालाब बना दूंगा मैं। ये विनय दुबे जी थे जिनसे काफ़ी चर्चा हुई, कई मुद्दों पे चर्चा हुई, और विनय दुबे जी अपने जो बोलने का स्टाइल है उससे काफ़ी फेमस है। लेकिन विनय दुबे जी युवाओं के भविष्य के लिए बात करते हैं, देश का जो किसान है उसके भविष्य की बात करते हैं, देश की प्रगति कहाँ होगी उसके लिए बात करते हैं। इसीलिए ये बीजेपी का विरोध करते हैं। अब देखना यह है आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में किस तरह का बदलाव होता है, किसकी सरकार बनेगी, और विनय दुबे जी 100 से ज़्यादा सभाओं को संबोधित करेंगे। अब देखना यह है कि कितने लोग इनके सभा को अटेंड करते हैं और इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन देखना यह भी है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का बदलाव होता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। अभी तो इंतज़ार करिए। देश की जनता को मैं ये आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी इंतज़ार करिए, जब तक आप लोगों का बाप पंखे से झूल ना जाए, जब तक आपकी माता की किडनियाँ निकल के आप उसका रोटी ना खाए ना, तब तक आप मोदी भक्ति करते रहिए और इंतज़ार करिए। ज़्यादा समय नहीं बता है, बस कुछ महीनों में ना ये हालत आपके होने वाला है इस देश में।